हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का और इलेक्ट्रिसिटी का सारा फिनोमेना पढ़ लिया है। चार चैप्टर्स में, दो चैप्टर में डिवाइडेड है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म में पहला टॉपिक और पहला चैप्टर हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है ऑलरेडी ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लॉरेंस फोर्स के बारे में बताया था और डायरेक्शंस बताई थी हमें, डायरेक्शन के रूल हमारे पास क्या क्या होते हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली इसमें बोला हुआ है फॉर फाइंड इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स फॉर फॉलोइंग केसेस। हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इन सारे केसेस के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के दो रूल्स मैंने आपको बताए थे। पहला रूल क्या था, राइट हैंड पाम रूल, और दूसरा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। आप एक कोई प्रैक्टिस में रखो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को प्रैक्टिस में रखते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको रूल सारे याद रखने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर में या किसी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस में एक सिंगल कम से कम रूल्स रखने हैं ताकि आपका इजी होता रहे, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और सारी डायरेक्शंस यहाँ पे निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये शो कर रहा है, ये एरो हमें यहाँ पे शो कर रहा है नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। और ये साइन शो करता है आउटवर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बोलता है, अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको यहाँ पे एफ बी आई ऐसे पैटर्न में इसको याद रखना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एफ बी आई, ठीक है। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, थंब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, ठीक है। तो अब इनको बैलेंस करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाते हैं इसे। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है दैट करंट, सॉरी, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब करंट ऊपर की तरफ होगी। करंट नेगेटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो करंट हमारा सेकंड फिंगर से रिप्रेजेंट होता है। तो सेकंड फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। तो करंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। और ये फर्स्ट फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम आउटवर्ड करेंगे। तो जो हमारा थंब की डायरेक्शन आएगी वो हमें फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, राइट वर्ड्स। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी राइट, मैग्नेटिक फोर्स आएगा राइट साइड में। ऐसे ही बाकी सब भी आपको निकालना है ऐसे ही सेम। तो वीडियो को पॉज करके इनको सबको अपने आप करके देखो, फिर मेरे सोल्यूशन चेक करना यहाँ पे कि सेम आ रहा आपका आंसर या नहीं आ रहा। इसको भी सेम ऐसे ही करते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो करंट हमारी ऊपर की तरफ होगी, करंट को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फर्स्ट फिंगर होती है, आगे की तरफ होगी, सही डायरेक्शन है। तो थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है यानी इनटू द बोर्ड हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है इट इज इनटू द बोर्ड, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोला हुआ है दैट चार्ज इज मूविंग आउट ऑफ द बोर्ड, इसकी डायरेक्शन है आउट ऑफ द बोर्ड। तो करंट हमारी आउट ऑफ द बोर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो करंट हमारी आउट ऑफ द बोर्ड यानी सेकंड फिंगर आउट ऑफ द बोर्ड और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट साइड। तो फोर्स आएगा अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, करेक्ट। फोर्थ लास्ट पार्ट, माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट होगी आउटसाइड। तो करंट आउटसाइड और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड। तो थंब की डायरेक्शन आ रही है लेफ्ट। तो यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई लेफ्ट, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स हैं। ऐसे हम डायरेक्शन रूल को यूज करते हैं और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना इज इवन मोर सिंपल। उसके लिए आपको क्लॉकवाइज इक्वल्स टू इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू आउटसाइड, बस ये याद रखना होता है। तो कहीं भी आपको करंट दिख रही है, करंट को रोटेट कराओ और वो क्लॉकवाइज सर्कल बना रही है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना रही है तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रही है तो करंट इनसाइड होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड घूम रही है तो करंट आउटसाइड होगी। तो ये दोनों को हम इंटरचेंज करके लगा सकते हैं, दोनों के लिए ट्रू है। तो बस आपको वहां पे शॉर्टकट ये याद रखनी है, क्लॉकवाइज का मतलब इन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउट। तो ये हमारा सिंगल टॉपिक यहाँ पे ये खत्म हो गया। ये हमने डायरेक्शंस और लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो फोर्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें और हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फील्ड के बारे में स्पेसिफिकली, फोर्स के बारे में नहीं।
तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, इसको हम दो नाम से और जानते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। और इन सब को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बी से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, एमकेएस यूनिट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एमकेएस यूनिट इसकी होती है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये कैसे आई, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, और एक होता है आई बी एल, तो आई बी एल से निकालोगे तो यहाँ पे न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर ये आ जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो चाहो तो 1 टेस्ला ये हो गया। नेक्स्ट इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस, ठीक है, और 1 टेस्ला की गॉस में वैल्यू होती है 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 गॉस। इस वैल्यू को हम निकाल के भी देख लेते हैं कि कैसे सीजीएस में ये वैल्यू आई है, तो चेक करके वो देखते हैं। तो हमारे पास 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला का मतलब होता है 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ठीक है। अब न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए डाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डाइंस में 10 टू द पावर 5 वैल्यू होती है न्यूटन की, तो ये 10 टू द पावर 5 डाइंस हो गया, डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू, अब हमें एम्पियर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1/10, एम्पियर की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट एम्पियर या स्टेट एम्प, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10 स्टेट एम्पियर या स्टेट एम्प्स, तो 10 से 0 कैंसिल आउट, और ये 10 से 10 टू द पावर 4 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये आ गया 10 टू द पावर 4 डाइंस डिवाइड बाय सेंटीमीटर और स्टेट एम्प्स, स्टेट एम्प। जैसे स्टेट कूलाम भी एक चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस, ऐसे यहाँ पे स्टेट एम्पियर होती है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है सीजीएस में लिखा हुआ है, हेंस 10 टू द पावर 4 गॉस, इसको सीजीएस में गॉस बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टेस्ला और गॉस का रिलेशन आया। ओके, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ दो साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है, बायोट एंड सैवर्ट, और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और ऑल्सो नोन एज बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो इसको हमें करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट हमारा क्या है कि हमारे पास एक रैंडम कोई वायर है, इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रही है सपोज आई, और इस वायर की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डायरेक्शन हम यहीं से पता कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन हम यहीं से क्लियरली पता कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका है कि आपको ये वायर दी हुई है, ये पॉइंट है, तो जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है आप उस करंट को सर्कल में फॉर्म करो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में निकालनी है, राइट साइड में, तो मैं करंट को राइट साइड में सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कराऊंगा। तो ये राइट साइड में सर्कुलर फॉर्म में जब रोटेट करेगी तो क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इनसाइड होगी, तो डायरेक्शन हमें पहले से पता चल गई। रूल कौन सा लगाया, इसको करने का तरीका मैंने शॉर्ट में बता दिया है। रूल ये कौन सा है, बेसिकली स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, ये उस रूल से निकाला हमने। शॉर्ट में करने का तरीका ये। ओके, तो ये पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हमें एक करंट एलिमेंट लेना होता है। करंट एलिमेंट का फंडा आप समझ जाओ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो चार्ज की वजह से क्रिएट होती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड
करंट एलिमेंट की वजह से क्रिएट होती है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है? एक करंट कैरिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर, एक छोटा सा पोर्शन वायर का जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो ये हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया है करंट एलिमेंट, इसका मैथमेटिकल फंक्शन होगा आइडियल वेक्टर ये। तो ये करंट एलिमेंट है हमारे पास, करंट एलिमेंट। तो ये चार्ज के कंपेरेबल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जैसे चार्ज बिहेव करता है वैसे ये करंट एलिमेंट यहाँ पे बिहेव करता है। चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है और करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास है। अब इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक इसको पॉइंट को मीट करा देंगे, स्ट्रेट लाइन बनानी है, और ये डिस्टेंस सपोज r, ये डिस्टेंस है r, करेक्ट, ठीक है। और इसके बाद एंगल्स, हमें यहाँ पे एंगल की जरूरत भी पड़ती है, तो ये एंगल भी ले लेंगे यहाँ पे। ये एंगल सपोज है थीटा। ओके, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डिपेंड करती है, डीबी वेक्टर होगी सपोज वो, और वो डिपेंड करती है, वो प्रोपोर्शनल है आई डी एल वेक्टर यानी करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे आर वेक्टर नहीं होता तो नीचे आर स्क्वायर आता। चलो मैं पहले बिना वेक्टर के बताता हूँ। बिना वेक्टर के ये आईडीएल करंट एलिमेंट पर डिपेंड करता है, और साइन थीटा, एंगल का साइन, जो थीटा एंगल है उसका साइन पर डिपेंड करता है। एंगल कैसे लेना है? करंट की डायरेक्शन में पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल लेना है। किसके बीच का एंगल है? करंट को जो वायर हमारी और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ये करंट एलिमेंट पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा साइन थीटा पर डिपेंड करता है, और डिवाइडेड बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा वही। अब क्रॉस प्रोडक्ट आई के लिए नहीं हो सकता क्योंकि आई स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है डीएल और एक आर, तो डीएल और आर के बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमें ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो अगर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। अब साइन थीटा कहाँ गया? इसके फॉर्मूले में आ गया, क्रॉस के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को आप ओपन करोगे तो डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी इसकी आ गई कंप्लीट। अब यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्शन निकालना तो बहुत इजी है, हमने सीख लिया है। वैसे आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए लिखना भी चाहो कि डायरेक्शन के लिए रूल कौन सा लगा है, तो ऑब्वियसली स्क्रू रूल लगा है डायरेक्शन के लिए। राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल यूज होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है, सॉरी ये वेक्टर में आएगा, यहाँ पे वेक्टर में आएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। डीबी वेक्टर की डायरेक्शन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन स्क्रू रूल से निकालते हैं, वो भी आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर इस साइड है और डीएल वेक्टर इस साइड है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो सर्कल देखो कैसा बनेगा, ये आर वेक्टर है, डीएल वेक्टर इधर। तो स्क्रू रूल कैसे लगाते हैं? ए क्रॉस बी अगर आपको दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी, तो आप ए से बी की तरफ सर्कल बनाते हो, तो यहाँ पे डीएल से आर की तरफ सर्कल बनाएंगे, डीएल से आर की तरफ सर्कल बनाएंगे तो सर्कल इस साइड में बनेगा यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनसाइड। तो उससे भी हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है इनसाइड आ रहा है। और वैसे मैंने आपको करंट को यूज करके निकालना सिखा दिया है, वो सबसे इजी तरीका है, उससे ही प्रैक्टिस करना तो आपको कंटिन्यू बना रहेगा। अब यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। ऐसा ही ये कंपेरेबल है एक जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट आया था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के, उसी के कंपेरेबल है। जो वहां पे परमिटिविटी आता था, यहाँ पे परमिबिलिटी आता है, दोनों काइंड ऑफ सेम चीज शो करते हैं। दोनों हमें ये बताते हैं कि किसी मीडियम के आने से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। तो परमिटिविटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज बताती है अगर मीडियम लेके आते हैं हम तो, और यहाँ पे परमिबिलिटी हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में क्या चेंज आएगा अगर हम मीडियम लेके आएंगे।
लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे परमेबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी परमेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, लेकिन परमिटिविटी इनवर्स रिलेशन में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ पॉइंट को, इसको आप स्टार बना के लिख लेना। परमिटिविटी अगर लो है, इफ परमिटिविटी इज लो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, बट इफ परमिबिलिटी इज हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो हाई। तो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का ये मेजर फर्क है दोनों में। बाकी फंडामेंटली दोनों सेम चीज शो कर रहे हैं कि मीडियम के आने से फील्ड पर क्या चेंज आता है। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7, ये इसकी वैल्यू होती है। और आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो, इसकी यूनिट आएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये एमकेएस में इसकी यूनिट है या एसआई में? एमकेएस और एसआई में इसकी ये यूनिट है। अब आप सीजीएस को यहाँ पे कन्वर्ट करके इन सबको सीजीएस में यूनिट निकाल सकते हो। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप चेक करना निकाल के कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीजीएस में इसकी यूनिट आनी चाहिए एक्चुअली। सीजीएस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको चेंज करोगे आप तो टेस्ला की जगह गॉस कर दोगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दोगे, एम्पियर की जगह स्टेट एम्पियर कर दोगे, तो सॉल्व करके 1 आना चाहिए। तो ये आप ट्राई करना, सॉल्व करना और 1 लेके आना। तो ये आपका होमवर्क है, ये चेक करना है इसे। तो ये हमारा हो गया बायोट-सैवर्ट लॉ। अब बायोट-सैवर्ट लॉ किस लॉ के कंपेरेबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से अगर कंपेयर करते चाहें, पूरे चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करेंगे, तो ये किस लॉ के कंपेरेबल है? जैसे मैंने बताया कि करंट एलिमेंट चार्ज के कंपेरेबल है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरेबल है, और ये ऐसी सारी चीजें। तो और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की कंपेरेबल है। तो ऐसे ये जो लॉ है बायोट-सैवर्ट लॉ, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, तो ये कंपेरेबल है कूलाम्स लॉ के। कूलाम्स का लॉ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ कूलाम्स लॉ के कंपेरेबल है, तो हम दोनों का कंपेरिजन भी देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरिजन बिटवीन कूलाम्स लॉ एंड बायोट-सैवर्ट लॉ। Comparison between Coulomb's law and Biot-Savart law, or the similarities between